तो हेलो मेरे कृषि योद्धाओं, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई बहन अच्छे होंगे। तो जो बेच आगाज 0.4 हमने स्टार्ट कर रखा था, उस बेच के अंतर्गत हमने जो आपके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स जो है उसका लगभग 50% सिलेबस हमने कवर कर लिया था। और दूसरा सब्जेक्ट हमने जो चालू किया था वो किया था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस मतलब आपका हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट दिया है वो। तो इसमें भी आज अपने इससे पहले 7 क्लासेस में कंप्लीट करवा चुका हूँ, बीच में कुछ टाइम के लिए मैंने ऑफ कर दिया था। आज अपनी 8वीं क्लास है, तो देखते हैं आज का अपना क्या सिलेबस रहने वाला है और क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले जिन भाइयों ने 7 क्लासें नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप प्लेलिस्ट में जाके ये आपका हॉर्टिकल्चर जो है HORT211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल क्रॉप्स, इसकी 7 क्लासेस देखें। बहुत अच्छी क्लासेज है, बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको मजा आएगा, चीजें क्लियर होएगी। 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है। 8वां शुरू करते हैं। बाकी यार वो जो आपकी वो है ना क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर खरीफ क्रॉप्स, उसमें मैंने है ना कम से कम आपके वो करवा दिए हैं, लगभग 50% अबाउ करवा दिया, और उसके टॉपिक वापस से स्टार्ट करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है 8वां। 8 नंबर पे आप टॉपिक देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस में। 8वां ये रहा, बल्ब क्रॉप्स ऑनियन एंड गार्लिक के बारे में अपने को पढ़ना है। ऑनियन बोले तो भाई प्याज, बोले तो कांदा, कांदा ले लो। और लहसुन, गार्लिक मतलब लहसुन, लहसुन। या फिर अपन ऐसे भी बोल देते ना किसी किसी को, ओए लहसुन इधर आ, मतलब बेवकूफ, ठीक है। पर बेवकूफ नहीं है, लहसुन बहुत महंगा है, लहसुन जिसको बोलते हैं गार्लिक। तो आज ऑनियन और गार्लिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने ये 7 है ना टॉपिक्स वो पूरे करवा दिए हैं। इसका वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से, इसमें हॉर्टिकल्चर का बहुत आपका पार्ट कवर हो जाएगा अच्छे से। तो ये 7 के 7 लेक्चर इसने देख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। 8वां लेक्चर देखे। 13 टोटल टॉपिक है, 13 के 13 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं अपना ओनियन और गार्लिक के बारे में। ये आ गया बेटा आपका ओनियन। तो शुरू करते हैं ओनियन से बिना टाइम खराब किए हुए। यार एक चीज का मेरे को बहुत दुख लगता है, अब मैंने इतनी मेहनत से क्लासे डाल रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, देखते भी आप ना तो क्लास को शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो, ना मेरे को कुछ बताते हो। अरे भाई तुम्हारा देखने का मन नहीं है, नोटिफिकेशन आ गया है तो वीडियो को प्ले करके लाइक करके इसको शेयर के नीचे आ रहा ना, जो कोई देखने वाला पढ़ने वाला उसको शेयर तो कर दिया करो, ठीक है। अपन देखते हैं ओनियन के बारे में। इसका जो साधारण जो नॉर्मल नाम है वो है प्याज। लोकल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं इसको कांदा। क्या बोलते हैं? कांदा। कांदा किस किस के बोलते हैं और किस किस के क्या क्या बोलते हैं, कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है वो मेरे को कमेंट्स में बताना। अंग्रेजी में इसको बात करें तो ओनियन। बात करें इसके बोटेनिकल नेम की, बोटेनिकल नेम एलियम सेपा। क्या नाम है भाई? प्याज का नाम क्या है? एलियम सेपा। सबने पढ़ लो, 11th क्लास से पढ़ रहे हो। प्याज का नाम क्या है? एलियम सेपा है। बात करें इसके फैमिली की या कुल की या इसके परिवार की, तो वो है एलिएसी। एलिएसी, एलिएसी सबको दिख रहा होगा। प्याज एलियम सेपा एलिएसी, प्याज एलियम सेपा एलिएसी। क्रोमोसोम नंबर की अगर इसकी बात करें तो 2n जो है इसमें वो कितना है? 16 है। द्विगुणित है ये। क्या है? द्विगुणित है। बात करते हैं इसके ओरिजिन स्पेस की, उत्पत्ति स्थल की, कहां से आया भाई? कांदा आया कहां से है? प्याज आया कहां से? ओरिजिन स्पेस की बात करें तो इसका स्पेस है मध्य एशिया। क्या है ओरिजिन स्पेस? क्या है इसका? मध्य एशिया है। फल प्रकार फ्रूट टाइप की अगर बात करें तो इसका है कैप्सूल। भिंडी का भी यही है, आंवले का भी यही है, कैप्सूल। और प्याज का भी फल प्रकार क्या है यहाँ पे? कैप्सूल दिया हुआ है। बात करते हैं इसके खाने योग्य भाग की, इडेबल पार्ट की, कि इसमें खाने योग्य भाग कौन सा है? इडेबल पार्ट। इससे पहले वाला अपना टॉपिक था कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स में कौन सा था? पत्ता गोभी, पत्ता, पत्ता गोभी हेड, ठीक है। और फूल गोभी कैड, खाने योग्य भाग थे, वो याद रहेगा ना। तो इसमें जो खाने योग्य भाग है, इडेबल पार्ट है, वो है शल्क रूपांतरित पत्ती या बल्ब। क्या बोलते हैं उसको? बल्ब। और बात करें इसके फ्रूट, उसकी पुष्प क्रम की, फ्लोरेसेंस की, तो वो है अंबरबेल। अम्बेल, अम्बेल। छत्रक या मुंडक भी इसको बोलते हैं, अम्बेल इसको कहते हैं अपन। अब देखो, प्याज में फफूंद प्रतिरोधी रसायन कैटकॉल पाया जाता है। कैटकॉल पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था अब की बार जो एसकेयू का पेपर था उसके अंदर, ठीक है, कि प्याज में पाया जाने वाला एंटी फंगल जो आपका पिगमेंट है वो कौन सा है। तो प्याज में जो एंटी फंगल पाया जाता है ना, फफूंद प्रतिरोधी को बोलते हैं इंग्लिश में एंटी फंगल, फंगल, ठीक है। फंगल प्रतिरोधी पाया जाता है कैटकॉल। भारत में सब्जियों में आलू के बाद प्याज सर्वाधिक उत्पादन होता है। आलू के बाद भाई, आलू तो खैर नेशनल है, आलू का तो कहना है क्या, कोई भी सब्जी के साथ मिक्स कर दो, आलू भिंडी कर दो, आलू प्याज कर दो, आलू मिर्ची कर दो, आलू गोभी कर दो। पर आलू के बाद अगर बात करें तो सेकंड पे आपके आएगा प्याज प्रोडक्शन के अंदर। प्याज में रोचक या सुगंध या तीखापन या चरपराहट जो होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? नोट कर लेना स्टार लगा के। एक तो कि प्याज में एंटी फंगल या फफूंद प्रतिरोधी जो पाया जाता है वो कैटकोल पाया जाता है, और प्याज के अंदर जो चरपराहट जो पाई जाती है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है बेटा? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण पाई जाती है। प्याज को काटते समय आंख में आंसू आने का कारण,
प्रोपेनिल डाइसल्फाइड है, प्रोपेनिल डाइसल्फाइड। अब इससे याद है मेरे को, जैसे अपन रूम पे रहते हैं, सब्जी वब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो प्याज, कुछ कुछ प्याज में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये किस हिसाब से बनता है, ये टेम्परेचर और जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो इसको इफेक्ट करती है कि कितना बन रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अपने गाँव वाले सब समझते हैं, अगर प्याज व्याज काटते हैं तो अपने घर वाले कह देते हैं कि ठीक है, प्याज के पत्ते या जो छिलके हैं ना वो अपने सिर पे रख लो, उससे क्या है आपको कम आंसू आएंगे आंखों में, या ऐसा कुछ है ना। प्याज काटते समय आंखों में आंसू आने का कारण क्या है, प्रोपेनिल डाइसल्फाइड है। प्याज का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है, वह प्याज का पीला रंग क्वेरेसिटीन के कारण पाया जाता है। दो चीज है, एक तो है क्वेरेसिटीन, एक है केटकोल। केटकोल जो है वो है प्याज के अंदर एंटी फंगल पिगमेंट है, जबकि जो क्वेरेसिटीन है वो पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। क्वेरेसिटीन किसके लिए, पीले रंग के लिए उत्तरदायी है, और केटकोल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, और एंथोसाइनिन यू नो रेड रंग, ठीक है, लाल कलर के लिए। प्याज में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है, एलिनेज, एलिनेज, एलिनेज। और प्याज की फैमिली कौन सी है, एलिएसी। प्याज की फैमिली एलिएसी है, एलियम सेपा नाम है, कैप्सूल 16 एलिनेज। एलिनेज क्या है, प्याज में पाया जाने वाला एंजाइम है एलिनेज। एंथोसाइनिन लाल रंग के लिए, क्वेरेसिटीन पीले रंग के लिए, जबकि जो केटकोल आपका है वो एंटीफंगल प्रॉपर्टीज के लिए। प्याज में आयोडीन व विटामिन बी अच्छा स्रोत है, विटामिन बी, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी, ठीक है। तो प्याज इन दोनों का अच्छा स्रोत है। विटामिन B2 है वो। प्याज मानव शरीर को लू से बचाने में के सहायक है, ये बात सही है, लू से बचाने के लिए। एक चीज और देखा होगा, देखा क्या, मैंने तो प्रैक्टिकली किया हुआ है, मैंने क्या किया, मेरे ऊपर किया हुआ है प्रैक्टिकल, घर वालों ने क्या, जैसे बुखार के प्रति, फीवर के प्रति मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव, अगर या तो बुखार होती नहीं है, और जब हो जाती है ना साल में एक बार या 2 साल में, तो फिर वो ऐसी आती है कि लेटा देती है, ठीक है। तो जब बुखार उखार हो जाती है, जब जैसे ठीक है घर चले जाते हैं हम, मैंने देखा है बहुत बार, अभी कुछ टाइम पहले ही जब मेरे अच्छी वाली बुखार हुई थी, तो जो प्याज जो आपके होता है ना, लाल प्याज या सफेद वाला प्याज, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म बूंद देते हैं अपन, ऐसा कैसे, फिर उसको छील के जो उसके छिलके वगैरह जो होते हैं ना, उनको मेरी दादी है ना, जो मेरे हथेलियां और जो पैर की है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाथ और पैर के जो ये वाला पार्ट है ना, इस पे उसको मसाज करते हैं, मसलते हैं उसको, ये कहते हैं उसपे बुखार उतर जाता है। वो पता नहीं भ्रांति है, उतरता है, डोंट नो, बट उनका मन रहता है वो करता है, बाकी रिलीफ मिलता है इससे। और प्याज ये भी कहते हैं कि अपन जो छाछ राबड़ी खा रहे हैं ना, उसमें अगर प्याज डाल के खाते हैं ना गर्मियों में, तो जो लू लगती है उससे भी ना बचाव होता है। और ये किताब में भी लिखा हुआ है, देख लो, प्याज मानव शरीर को लू से बचाने में सहायक है, मतलब कुछ ना कुछ तो पिगमेंट है उसमें। अब बात करते हैं इसकी सुटेबल क्लाइमेट, और यही तो टॉपिक देख रहे थे अपन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। तो उसमें अपना जो सब्जेक्ट टाइटल था, उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, जो अभी क्रॉप्स अपन सीरियल वाइज से पढ़ रहे हैं, उन क्रॉप्स में अपने को देखना था। एक तो उनका जनरल क्लासिफिकेशन, जिसमें उनका कॉमन नेम, बोटनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन स्पीस, ठीक है। उसके बाद में था उनकी वितरण, कि कहाँ पे क्या पाया जा रहा है वो चीज, और उसके बाद में था सूटेबल क्लाइमेट एंड सोइल, फिर था उनकी बीज दर, फिर उनकी क्रियाएं, फिर उनमें खाद उर्वरक, और फिर था उनमें खरपतवार नियंत्रण, और फिर लास्ट में था उनका प्रोडक्शन या उपज, हार्वेस्टिंग थी। तो अपना सेकंड टॉपिक आ गया इसका, प्याज, जलवायु एवं मृदा। प्याज ठंडे मौसम की फसल है जो पाले को भी सहन करने की क्षमता रखती है, ठीक है। प्याज में कंद निर्माण के लिए लंबे दिन तथा अधिक तापमान चाहिए, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए प्याज में, जो कंद निर्माण के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि प्याज के अंदर जो कंद निर्माण के लिए अपने को चाहिए टेम्परेचर, वो कितना चाहिए, तो कितना चाहिए, 45 से 40 डिग्री सेल्सियस अपने को टेम्परेचर चाहिए होता है। जल निकास वाली जीवांश में युक्त बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। जल निकास अच्छा, उसमें वाटर ड्रेनेज, जो जीवांश में युक्त जीव, जो सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जो जीवाणु हैं, जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, पोरोसिटी को जो बढ़ाते हैं, रंध्रावकाश को बढ़ाते हैं, वो उच्च मात्रा में उसमें पाए जाने चाहिए। बलुई दोमट मृदा प्याज के लिए उत्तम रहती है। प्याज की खेती के लिए मृदा अधिक क्षारीय व अधिक अम्लीय नहीं होनी चाहिए। तो पीएच कितना हो गया इसका, अधिक अम्लीय भी नहीं है, अधिक क्षारीय भी नहीं है, मतलब बीच का हो गया। तो अपन ले सकते हैं 6 से 7.5 तक की मृदा इसके लिए बेस्ट पीएच वाली रहेगी। क्लियर। अब आते हैं नर्सरी व बुआई। 1 हेक्टेयर के लिए 500 वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है, वह 8 से 10 केजी रबी के लिए और 12 से 15 केजी खरीफ के प्याज के लिए। खरीफ के प्याज की वेराइटीज में N53 बहुत फेमस वेराइटी है, नासिक, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे वेराइटीज। तो ये मैंने बीज दर बता दी है, 500 वर्ग मीटर तो नर्सरी की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर के लिए। और बीज कितना चाहिए होगा अपन को नर्सरी बनाने के लिए, 8 से 10 किलो रबी के लिए और 12 से 15 किलो खरीफ के लिए। रबी और खरीफ तो समझते हो ना, रबी मीन सर्दियां और खरीफ बरसात। ये आ गया ओनियन, एलियम शेपा, फिर से दोबारा से रिपीट है, इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना। एलियम शेपा, एलिएसी, ओनियन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ स्ट्रेंथ
क्रॉस पोलिनेटेड ड्यू टू प्रोटोएंड्री 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 एक टर्म होती है प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री किसको बोलते हैं? जिसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है, मेल पार्ट जो है ना वो पहले मैच्योर हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री। और प्रोटोगाइनी किसको बोलते हैं? जिसमें फीमेल पार्ट या मादा भाग पहले परिपक्व होता है, उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो आपका जो प्याज है ना वो क्या है? क्रॉस पोलिनेटेड है। क्रॉस होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है ऑफ्टन, बहुधा परपरागण, स्वपरागण और परपरागण। तो प्याज क्या है? परपरागित है। इसमें एक इसी मादा पुष्प पे दूसरे पुष्प के नर आते हैं। मतलब ये कोई प्लांट है, ये प्याज है, सपोज दैट इसमें दो पुष्प आ रहे हैं, पोलिनेशन अपने को होना है, एक ये है मेल, ये है फीमेल। तो इस मेल का इसी फीमेल के साथ नहीं होगा, दूसरे मेल का इस फीमेल के साथ होगा, उसको क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है, क्रॉस पोलिनेटेड है, प्रोटो एंड्री है। याद रहेगा ना ये चीजें? ये छोटे छोटे पॉइंट आप स्टार लगा करके इनको नोट कर लिया करो यार। एंटी फंगल वही चीजें आ रही है दोबारा से, कोई नहीं। एंटी फंगल जो कंपाउंड है वो है कैटकोल पाया जाता है। मैच्योरिटी इंडेक्स आर टू नेक फॉल। नेक फॉल जब ये प्याज जब है गर्दन अपनी गिरा देता है, इसके ऊपर के पत्ते ऐसे मुड़ने लग जाते हैं, जो नीचे का बल्ब है वहीं से ऐसे नेक फॉल जो होता है, नेक गिरा देता है, तब अपने को समझ लेना चाहिए कि प्याज हार्वेस्टिंग पे आ गया। ये इसका मैच्योरिटी इंडेक्स का अपना पैमाना दिखा रहा है। बोल्टिंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। बोल्टिंग क्या है? ये भी बहुत बार पूछा गया है कि बोल्टिंग किससे संबंधित है। तो बोल्टिंग किससे संबंधित है? प्याज से संबंधित है। ठीक है, और क्या है? बोल्टिंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर बात करें तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसको कहेंगे अपन? दैहिक विकार। किसको कहेंगे? दैहिक विकार को कहेंगे। दैहिक विकार, प्याज का दैहिक विकार के अंतर्गत आता है कौन? बोल्टिंग। होता क्या है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर जब हाई हो जाता है प्याज के अंदर, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो बोल्टिंग, अभी बताऊंगा बोल्टिंग किसे कहते हैं। ठीक है, रेड कलर इज ड्यू टू एंथोसाइनिन पिगमेंट एंड येलो कलर इज टू क्वेरेसिटिन पिगमेंट। यू नो, पहले मैंने बता दी ये चीज की, येलो, रेड कलर इज एंथोसाइनिन पिगमेंट, येलो कलर इज क्वेरेसिटिन एंड एंटी फंगल कंपाउंड कैटकोल। ठीक है, प्रोजेनेसी इन ओनियन इज ड्यू टू एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ये जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोजेनेसी बोलते हैं प्याज में, अभी मैंने बताया था तीखापन या कड़वापन या चरपराहट किसके कारण पाई जाती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण पाई गई थी ये चीजें। रबी की फसल, रबी की फसल की नर्सरी के लिए बीज मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर तक बोए जाते हैं और बीज की जो गहराई रखते हैं वो 0.5 सेमी गहरा रखते हैं। कितना रखते हैं? 0.5 सेमी गहरा उसको अपन रख सकते हैं बीज को। ठीक है, रबी की फसल के लिए 7 से 8 सप्ताह बाद 15 दिसंबर से 15 जनवरी के ली जाती है। ठीक है, रबी की फसल की जो पौधी तैयार की जाती है ना रोपण, वो खरीफ फसल के लिए जुलाई अंतिम से अगस्त तक पौधरोपण कर दी जाती है। खरीफ के लिए जुलाई और देखो खरीफ कहेंगे, खरीफ बरसात वाला ही तो है, और बरसात वाला अपना जुलाई अगस्त में ही तो बरसातें चालू होती है स्कूल के टाइम, उसी टाइम खरीफ का प्रॉपर रहता है, उससे पहले तो गर्मियां रहती है ना। तो खरीफ के ये देखो, खरीफ की फसल के लिए जुलाई के अंतिम से अगस्त तक, जुलाई का जो लास्ट वीक है उससे लेके अगस्त का जो फर्स्ट वीक है 15 अगस्त तक अपन कह सकते हैं, मिड अगस्त तक अपन उसको बुआई कर देनी चाहिए, या जो ट्रांसप्लांटिंग जो अपनी है वो अपन को कर देना चाहिए उसके टाइम। खाद उर्वरक नेक्स्ट देखते हैं, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। तो FYM जो है वो देनी चाहिए 400 से 500 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, खेत की तैयारी के समय। नाइट्रोजन है वो 100 किलो बुआई के पहले, वो बुआई के बाद में। फॉस्फोरस है 50 किलो और पोटेशियम है 100 किलो। तो ये हो गया 100, 50 और 100। ठीक है, इसको रेशियो में बात करें तो कितना होगा? 100 अनुपात 50 अनुपात 100। ठीक है, NPK। और FIM जो वर्मी कंपोस्ट है खेत की तैयारी के समय अपने को देना ही है कितना? 400 से 500 टन अपने को इसका यूज करना है। उन्नत किस्में देखो, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा है यहाँ पे। पूसा रेड लाल प्याज की, एग्री फाउंड डार्क रेड लाल प्याज की, पंजाब रेड N53, ये मैंने बताया था N53, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है प्याज की। और किसके लिए है? खरीफ क्रॉप्स के लिए है। ठीक है, लाल प्याज की किस्म है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल प्याज की है ना, उदयपुर 101 बहुत अच्छी, हिसार 2, लवन रोधी, अर्का कल्याण, क्वीन, पूसा रेड, नासिक लाल, रेड ग्लोबल, बेलेरो लाल और लार्ज रेड, ये सारी है रेड प्याज की। अब बात देखते हैं सफेद प्याज की कौन कौन सी है। पूसा व्हाइट फ्लेट, पूसा व्हाइट राउंड, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है पूसा व्हाइट राउंड, उदयपुर 102। एक चीज देखना, उदयपुर 101 जो है वो आपके रेड ऑनियन की थी, जबकि जो व्हाइट ऑनियन है उसकी है उदयपुर 102 जो वेरायटी है। पंजाब 48 फूले
फूले सफेद और व्हाइट ग्लोब। अब देखते हैं पीली प्याज जो अपने नॉर्मली अपन उगाते हैं, अर्का पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीले हैं जिसके अंबर, पीताम्बर, ठीक है। अर्ली ग्रेनो, येलो ग्लोब, फूले स्वर्ण महत्वपूर्ण वैरायटी है, अर्पिता महत्वपूर्ण है, RO89 के नाम से जाना जाता है, फूले स्वर्ण महत्वपूर्ण है इसमें, और अर्का पीताम्बर महत्वपूर्ण है। पीले प्याज की वैरायटीज में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि पीले प्याज की वैरायटी कौन सी है, अर्का पीताम्बर और फूले स्वर्ण। अब देखते हैं खरीफ की फसल है, तो मैंने बताया था N53 सर्वोत्तम है, ये याद रखना। अगर खरीफ में अगर आपको प्याज लगाना है तो जो N53 है वो आपकी सबसे उच्च वेराइटीज है। और N53 है किसकी वजह से अगर बात करें तो N53 यू नो दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड, रेड जो ऑनियन है उसकी वेरायटी है अपनी N53, और खरीफ के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है N53। आगे देखें अर्का निकेत, अर्गी फाउंड डार्क रेड, ये क्या है खरीफ के लिए, जबकि एग्री फाउंड डार्क रेड यहाँ पे अपने को यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, एग्री फाउंड डार्क रेड, मतलब लाल प्याज जो है वो खरीफ में ज्यादा अपन उगा रहे हैं, ये कह सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों जो वेराइटीज है N53 प्लस एग्री फाउंड डार्क रेड, दोनों रेड प्याज की और खरीफ के लिए भी बेस्ट वेराइटीज हैं। तो एक बार आप वेराइटीज का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पानी पी लेता हूँ। अन्य किस्में फिर देखते हैं अपन इनकी। अन्य वेराइटीज में देखते हैं इसके, पंजाब सिलेक्शन, पूसा रत्नार, धूलिया, प्राइज, क्वीन, पूसा रेड, ये तो हो गई इसकी किस्में। अब देखते हैं इसके इंपोर्टेंट इंसेक्ट एंड डिजीज। पहला है थ्रिप्स, पर्णजीवी जो है थ्रिप्स जिसको बोलते हैं, छोटे हुए पीले रंग के होते हैं जो पत्तियों का रस चूसते हैं। थ्रिप्स प्याज का सबसे प्रमुख कीट है, थ्रिप्स जो है प्याज का सबसे प्रमुख कीट है। इंसेक्ट जो है मेनली इंसेक्ट्स में थ्रिप्स आपके सबसे पहले पे आ रहा है। पत्तियों पे सफेद चकते हो जाते हैं प्याज के, उपचार क्या है इसका, थायोमैक्सिन, थायोमैक्सिन 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। दूसरा है तुलासिताई डाउनी मिल्ड्यू, जिसको इस रोग में पत्तियों की निचली सफेद जो सतह होती है, जो आपकी लीव्स हैं उनकी जो नीचे की जो सरफेस है वो व्हाइट हो जाती है, फफूंद जैसी वर्दी दिखाई देती है, मैनकोजेब इसका नियंत्रण करता है। पर्पल ब्लॉच अल्टेनेरिया पोराई नामक फफूंद से होता है और इस पे छोटे छोटे गुलाबी धब्बे होने लग जाते हैं। नियंत्रण के क्लोरोथेलिन यूज करते हैं। अब इसमें समझाने लायक कोई चीज नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा, ये चीज याद करनी ही पड़ेगी कि प्याज का मेनली थ्रिप्स है, और थ्रिप्स का जो नियंत्रण करते हैं वो करते हैं थायोमैक्सिन से करते हैं 0.5 लीटर, ये आपको याद करना पड़ेगा। तुलासिता है जिसमें सफेद रुई जैसी आपकी जो फंगल जो ग्रोथ है वो आपको शो होने लगेगी, कहाँ पे, जो आपकी लीफ है उसकी सरफेस के डाउनवर्ड जो एरियाज हैं वहां पे, और इसका मैनकोजेब आपको यूज करना है। अब बात करते हैं दैहिक विकार, बोल्टिंग, अभी पहले आया था बोल्टिंग। बोल्टिंग प्याज का क्या था, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर था, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान के कारण ये दिखाई दे रहा था। प्याज के पौधों पर असमय नालीदार डंठल निकलना जिससे कंद की बढ़वार रुक जाती है। विकार का कारण कम व अधिक तापमान है, देरी से रोपाई करना, नाइट्रोजन की कमी, ये आदि नर्डया बोल्टिंग कहलाता है। क्या होता है प्याज में, देखा होगा आपने, बड़े बड़े ठल्ले निकल जाते हैं और बीज बनने लगते हैं ऊपर, जबकि कंद की वृद्धि रुक जाती है, उसको बोल्टिंग कहते हैं। वो किसके कारण होता है, अपन कह सकते हैं असंतुलित टेम्परेचर के कारण वो चीजें अपने को शो होती है। ये लो, ये आ गई प्याज का। फिर लहसुन पढ़ेंगे अपन। खुदाई, उपज व भंडारण, पत्तियों के शीर्ष पीले पड़ जाएं, जब आपकी जो पत्तियां हैं प्याज की वो पीली पड़ने लग जाएं, ऊपर से शीर्ष उनके पीले पड़ने लग जाएं, पड़कर सूख कर जमीन पर गिरना कंद सूचक है। बीज वाली फसल के लिए 150 दिन व कंद वाली फसल के लिए 110 दिन में तैयार हो जाती है। जो आपकी बीज वाली फसल है वो 150 दिन में, और कंद वाली जो फसल है वो कितने दिन में, 110 दिन में तैयार हो जाती है। प्याज का उत्पादन साधारणतः 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। प्याज का उत्पादन कितना होता है, साधारणतः 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है। भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्याज को सुखाना, नमी को कम करना, क्यूरिंग कहलाता है। क्यूरिंग मतलब सुखाना या नमी को आउट करना, ठीक है। भंडारण में प्याज का अंकुरण रोकने के लिए एमएच हार्मोन, मेलिक हाइड्रोलाइज कितना 2500 से 3000 पीपीएम की सांद्रता काम में लेते हैं। 2500 से 3000 पीपीएम की सांद्रता किसकी काम में लेते हैं, प्याज के अंदर एमएच की, मेलिक हाइड्रोलाइज की। क्यों लेते हैं, जर्मिनेशन को रोकने के लिए, सूठन को रोकने के लिए, अंकुरण को रोकने के लिए। कहाँ पे भाई, स्टोरेज के अंदर, भंडारण के अंदर प्याज के जो अंकुरण हो जाते हैं, जो कल्ले जो आपके बल्ब है उनमें से हरा हरा सा निकलने लग जाना था, जर्मिनेशन होने लगता है, उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 65 से 70% ह्यूमिडिटी आर्द्रता पर प्याज को 5 से 6 महीने तक भंडारित किया जा सकता है। भाई ये आपका प्याज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका लहसुन। बुरा मत मानना, लहसुन है, इज्जत से अगर बोले तो लहसुन है, इसका नाम क्या है, लहसुन है। तो लहसुन को देखते हैं। लहसुन का नाम है एलियम सेटाइवम। क्या नाम है उसका, एलियम सेपता, इसका है एलियम सेटाइवम, इसका नाम है। फैमिली दोनों की सेम है, दोनों भाई बहन है, एक ही परिवार
बच्चे हैं दोनों, अच्छे बच्चे हैं दोनों, ठीक है। दोनों का उत्पत्ति स्थल मध्य एशिया है। इसका एलियसी फैमिली दोनों की सेम है, एलियम सेटाइवम और एलियम सेपा। गुणसूत्र दोनों में सेम है भाई, एक ही परिवार के बच्चे हैं तो क्रोमोसोम नंबर भी सेम ही होने हैं, 2n बराबर 16 द्विगुणित है। फल प्रकार कैप्सूल है, ये भी सेम है, खाने योग्य भाग अलग है, वहां पे बल्लभता, यहाँ पे क्या है क्लोव है, फाके हैं। लहसुन को देखा होगा, जो बच्चे रूम छीलते हैं अपन लहसुन को तो फाके उसकी निकलती है, क्लोव उसके अपने को मिलते हैं, ठीक है। पुष्प क्रम जो इसका है वो अम्बेल, छत्तर या छतरी नुमा, प्याज, लहसुन, गाजर, जीरा, धनिया, ये सबका पुष्प क्रम एक ही है, नोटिस कर लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। प्याज, जीरा, धनिया और ये जो है लहसुन, इनका पुष्प क्रम सबका एक ही है। लहसुन में एलिसीन नामक सक्रिय तत्व पाया जाता है जो जैव प्रतिरोधी का काम करता है। एलिसीन क्या पाया जाता है, एलिसीन पाया जाता है, और वहां पे कैटकोल पाया जाता है। इसके तेल में लकवा, अल्सर, कृमिनाशक व टॉनिक के रूप में काम आ जाता है। लकवा वगैरह में, इनमें या जोड़ों के दर्द वगैरह है उनमें भी लहसुन का यूज किया जाता है तेल का। लहसुन का उपयोग उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, HBP, हाई ब्लड प्रेशर में धमनियों को दाब कम करने में भी होता है। तो लहसुन तो भाई साहब बहुत तगड़ा चीज है, लहसुन मत समझ लेना इसको तुम्हारी तरह, लहसुन बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। लहसुन में फास्फोरस और विटामिन सी अच्छा स्रोत है, जबकि प्याज में क्या था, विटामिन बी और लोहा। लहसुन में फास्फोरस और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। लहसुन में रोचक या सुगंध या तीखापन या चरपराहट का कारण क्या है, डाइलाइल डाइसल्फाइड, वहां पे क्या था, डाइलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है, डाइलाइल डाइसल्फाइड याद रहेगा ये लहसुन के। नेक्स्ट इसमें अगर देखें अपन जलवायु व मृदा, क्लाइमेट एंड सोइल, लहसुन के लिए अगर सुटेबल क्लाइमेट और सोइल की बात करें तो प्याज के लिए अपने पास तीन थी क्या, एक तो खरीफ का था, एक रबी का था। लहसुन के अंदर क्या है, अपना शरद ऋतु की है मुख्य, इसकी खेती जो मुख्यतः शरद ऋतु में की जाती है। लहसुन सर्दियों के अंदर मेनली बुआई की जाती है। उपयुक्त तापमान जो है फाकों में फुटाने तो 15 डिग्री सेल्सियस सही होता है, जबकि अपने को प्याज में कंद निर्माण के लिए अपने को क्या ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत थी, 35 से 36 कितना बताया था मैंने, ठीक है। मृदा जीवांश में युक्त उचित जल निकास वाली उपजाऊ दोमट मृदा होनी चाहिए, वो पीएच वही मैंने बताया था, लगभग ना तो ज्यादा अम्लीय हो ना ज्यादा क्षारीय हो, समथिंग 6.5 से 7.5 के बीच का एवरेज अपना अच्छा रह सकता है प्याज और लहसुन के लिए। बुआई व बीज की मात्रा 400 से 500 की कलियां हेक्टेयर बीज के रूप में 6 से 8 ग्राम बाहर की कलियां उपयुक्त रहती है। 500 से 600 किलो पर हेक्टेयर कलियां जो है ना, 500 से 600 किलो पर हेक्टेयर अपने को चाहिए। बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर से नवंबर तक, भाई अक्टूबर नवंबर में अपना खरीफ ऋतु लगभग एंड होने वाली रहती है और उसके बाद में सर्दियां चालू अपनी हो जाती है, मतलब दिवाली से पहले तक का समय इसमें दिया गया है। उन्नत किस्में, इंप्रूव वेराइटीज, उत्तरी भारत की लाडवा, हिसार स्थानीय, अगेती कुंवारी और कोज CO2, ये पपीता की भी है, लहसुन की भी है, ठीक है। फिर है इसमें आगे बड़ी गांठों वाली किस्में, फावरी, सोलन, रोजेल गादी, G2, G41, G50, 51 और 282। छोटी गांठ वाली सिलेक्शन 1 महत्वपूर्ण किस्म है, GHC1 और टाइप 56 और 4। अब अन्य में देखना, एग्रीफाउंड व्हाइट, एग्रीफाउंड डार्क रेड किसकी थी, प्याज की थी, और एग्रीफाउंड व्हाइट किसकी है, लहसुन की है। यमुना सफेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीफाउंड पार्वती कंफ्यूजन वेराइटी है प्याज और लहसुन में, ध्यान रखना। एग्रीफाउंड डार्क रेड थी, वो प्याज की थी, लाल प्याज की थी, खरीफ के लिए बेस्ट थी, N53 थी। यहाँ पे लहसुन की बात करें तो एग्रीफाउंड पार्वती है, पर्पल ब्लाउज प्रतिरोधी है, जामनगर लोकल, जामनगर लोकल महत्वपूर्ण वेराइटी है किसकी, लहसुन की, जामनगर लोकल लहसुन की महत्वपूर्ण वेराइटी है। आगे बात करते हैं खुदाई व भंडारण, प्याज की खुदाई व भंडारण की। तो लहसुन की, प्याज की तो बता दी। लहसुन की ऊपरी पत्तियां जब पीली पड़कर गिरने लगे तो खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर लहसुन की घाटे प्राप्त होती है। कितना प्रोडक्शन प्राप्त होता है लहसुन का, 80 से 100 क्विंटल, कितना भाई, 80 से 100 क्विंटल अपने को लहसुन का प्राप्त होता है। भंडारण शुष्क व हवादार व ठंडी जगह पर करना चाहिए। कलियों को अंकुरण के लिए भंडारण में उच्च तापमान, उच्च नमी के कारण रोकथाम MH, वही लहसुन और प्याज दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, पर मेनली लहसुन का भंडारण अपन कम करते हैं और प्याज का भंडारण ज्यादा करते हैं। तो प्याज MH का नाम आते ही प्याज अपने को याद आ जाता है, ठीक है। 600 से 200 लीटर पानी घोल के छिड़काव कर दीजिए, पत्तियां हरी हो। कलियों का विभाजन देरी से खुदाई के कारण होता है, कलियों का विभाजन देरी से खुदाई के कारण होता है। जो कलियों का जो विभाजन है लहसुन में आपने देखा होगा, कुछ कुछ गांठें आराम से खुल जाती है छीलते टाइम, कुछ कुछ चिपकी होती है। जो उनका विभाजन जो है, डिवाइजेशन जो होता है, वो किसके कारण होता है, देरी से। जितना देर से अपन उसको खोदेंगे उतना ज्यादा उनमें डिवाइडेशन अपने को देखने को मिलेगा। तो ये प्याज और लहसुन आपका टॉपिक नंबर 8 कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ 1 से लेकर 8 तक ये टॉपिक सबके कंप्लीट होंगे और आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप्स के लिए जो प्लेलिस्ट चालू की है वो सब देख रहे होंगे। और एक खुशखबरी की आपको मैं बात बता देता हूँ, आपकी जो स्टैटिक्स जो है, सांख्यिकी,
उसका एक बहुत अच्छा अपने को स्टाफ है, टीचर हैं वो मिल गए हैं और बहुत जल्द उसकी प्रॉपर क्लासेस होएगी। तो उसकी क्लासेस मैं तब करवाऊंगा, आपकी टीचर आएंगे करवा दूंगा ऐसे, पर आपसे थोड़ी सी उम्मीद करता हूँ कि इन क्लासेस जो मैं करवा रहा हूँ इनको दबा के शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरे को कमेंट्स करके आप बताओगे आगे क्या करना है क्या नहीं, कौन सा सब्जेक्ट करना है। बाकी सभी को थैंक यू सो मच, इतना प्यार बनाए रखने के लिए, इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। बाकी यार सेकंड ईयर में हो, देख रहे हो नए जूनियर्स आपके आ रहे हैं किसी भी कॉलेज से, तो यार मैंने फर्स्ट ईयर के प्रॉपर कोर्स आपको भी दिए थे और अभी दोबारा से स्टार्ट कर रखे हैं, और मैं नए वे में पूरा पूरा कंटेंट मेहनत के साथ स्टाफ के साथ दे रहा हूँ, मैथ बायो सारी चीजें, ठीक है। तो जो जूनियर्स है आपके, एक बार मेरे कहने से, आपका छोटा भाई समझ के समझ लो, बड़ा नहीं तो छोटा, ठीक है, एक बार मेरे कहने से जो आपके जूनियर्स है ना, उनको सबको अपना चैनल फार्मर्स लव जो फैमिली है उससे इंट्रो करवाओ, उनको कहो वहां से जाके पढ़े, फ्री में नोट्स हैं अच्छी है, और अच्छी ओजीपी गेन करें, अच्छे बेसिक्स क्लियर करें, जल्द से जल्द सेटल हो, और आप जो सीनियर्स हैं आपसे ज्यादा ओजीपी बनाए, ठीक है। तो लव यू ऑल, इतना सा काम करना, सारे अपने क्लासमेट्स को शेयर करना, और वो एग्रोनॉमी वो जो क्रॉप्स वाली चल रही है ना, खरीफ वाली, वो प्लेलिस्ट देखो, लिव स्टॉक की आपके है पशुपालन की, वो मैं बहुत जल्द करवा के प्लेलिस्ट बना दूंगा 1 तारीख से पहले पहले। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैं लगभग मतलब 60% कंटेंट उनको दे दूंगा मैं, प्ले लिस्टें बना बना के काम चल रहा है पूरा, पर उनको मैंने बना भी दी है पर पब्लिक नहीं की है। 1 तारीख तक मैं सब आपको ऐसा सीरियल से आपको मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल के पेज पे जाओगे, प्ले लिस्ट में जाओगे, सेकंड ईयर पे क्लिक करोगे, दम से सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे और सारे वीडियोस आपको खुल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो वादा करो मेरे साथ, वचन दो मेरे को ये कि आप ये जो क्लासेज है सबको शेयर करोगे, प्लस जो आपके जूनियर्स हैं जूनियर्स को प्यार से समझाओगे, और जो वो बेनिफिट्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इससे, तो उनको क्लासेज लेने के लिए बोलें और पढ़ने के लिए बोलें, समझाएं सभी को, सभी के साथ प्रेम भावना के साथ रहें, दादागिरी नेतागिरी ये चीजें बंद कर दें, ठीक है। तो थैंक यू, आगे क्लास के साथ मिलते हैं अपन, है ना। ओके बाय।